जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं तपस अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसे कल के डिफेंस न्यूज में हमने आपको बताया कि भारतीय नौसेना के द्वारा 4 की संख्या में जो तपस यूएवी है इनकी खरीद की जानी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीनों के अंतर्गत ये जो ड्रोन्स हैं ये सप्लाई किए जाने हैं। तो अभी ये रिपोर्ट चल ही रही थी कि एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट इंडियन एयरफोर्स को लेकर के आती है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिर्फ भारतीय नौसेना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना भी अब 6 की संख्या में जो तपस अनमैन एयर व्हीकल है इनको खरीदने के बारे में प्लान कर चुके हैं और बहुत जल्दी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाएगा। यानी टोटल तपस ड्रोन का जो नंबर है ये 10 की संख्या को पार कर चुका है। आपको बताते चले कि इनिशियल प्लान दरअसल 10 का था ही नहीं। इनिशियल रिक्वायरमेंट जो थी प्रोजेक्टेड वो थी 97 तपस अनमैन एयर व्हीकल की, लेकिन 17 जुलाई 2023 को इस प्रोग्राम को एक मेजर सेटबैक मिलता है जब पता चलता है कि जो रिक्वायरमेंट सेट की गई थी आर्म फोर्सेस के द्वारा, जिसमें मैक्सिमम एल्टीट्यूड 30,000 फीट और एंड्योरेंस टाइम 24 घंटे का सेट किया गया था, उस रिक्वायरमेंट को मीट कर पाने में ये ड्रोन विफल होता है। और इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को मिशन मोड प्रोजेक्ट से डीलिंक कर दिया गया था और अब ये नंबर्स घट के 97 से 10 बचे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि संभावित है कि आने वाले भविष्य में ये नंबर और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ लगातार जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करने में लगा हुआ है। अगली बड़ी अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनली एक बड़े माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, क्योंकि इसरो के द्वारा थर्ड और फाइनल जो सक्सेसफुल ट्रायल है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी RLV-LEX का, ये आज पूरा कर लिया गया है। पुष्पक नाम से ये जो विमान है इसने प्रिसाइज हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है और इसने अपनी एडवांस ऑटोनोमस कैपेबिलिटी जो कि चैलेंजिंग कंडीशन में कैसे काम करती है इसका भी प्रमाण दे दिया है और अब इस पूरे के पूरे ट्रायल को सफल माना जा रहा है। अब क्योंकि RLV-LEX के जो ऑब्जेक्टिव है ये अकम्प्लिश हो चुके हैं, तो अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख फोकस होगा वो RLV-ORV यानी कि ऑर्बिटल रियूजेबल व्हीकल पर होगा और इस पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम शुरू कर चुकी है। आपको बताते चले कि इस माइलस्टोन के लिए इसरो को भारतीय वायुसेना के द्वारा जो शुभकामना है ये भी मिली है, क्योंकि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भूमिका भी काफी अहम थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट मिश्र धातु निगम लिमिटेड से आ रही है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के चेयरमैन ने AMCA इंजन प्रोग्राम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। उन्होंने कहा कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की जो भूमिका रहेगी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने वाले इंजन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मिश्र धातु निगम लिमिटेड के द्वारा बहुत सारे जो एडवांस मटेरियल है ये डेवलप और सप्लाई किए जाएंगे, जिनका निर्माण AMCA इंजन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि AMCA इंजन के लिए हमें स्पेशलाइज मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जिनकी सहायता से हम ऐसा इंजन विकसित कर पाएंगे जो कि 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इसके लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग जो OEM है इनके साथ बातचीत कर रही है, जिनके साथ इंजन निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना है और इस समय सैफरान के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आपको बताते चले कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड सिर्फ AMCA इंजन के लिए ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगी, बल्कि वो F414 इंजन के निर्माण में भी जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इनको बनाएगी और सप्लाई भी करेगी। इसके अलावा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसमें भी मिधानी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब हम भली भांति जानते हैं। मिधानी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके एंड से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और अब वो इस एम्बिशियस एंडेवर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहां पर AMCA के लिए जो एडवांस मटेरियल है, AMCA इंजन के लिए खासकर जो एडवांस मटेरियल है इनका विकास कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब बहुत जल्दी जो AMCA इंजन है इस पर काम भी शुरू किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट P-17 अल्फा को लेकर के आ रही है। भारतीय नौसेना के P-17 अल्फा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 एडवांस वॉरशिप का निर्माण किया जा रहा है और इनमें जो प्रोग्रेस है काफी सिग्निफिकेंट है। 3 की तीनों वेसल्स को लॉन्च कर दिया गया है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इस समय आगे बढ़ रहा है और रफ्तार काफी तेज है। इसकी जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स को दी गई है और वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इनमें से क्योंकि अब 3 की तीनों वेसल्स जो है ये लॉन्च कर दी गई हैं और जो कंस्ट्रक्शन है ये भी स्टडी पेस से चल रहा है, तो पहले शिप में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिजिकल प्रोग्रेस है ये 70% पूरी हो चुकी है। दूसरे शिप में जो 60% प्रोग्रेस है और थर्ड शिप में 47% जो फिजिकल प्रोग्रेस है ये कंप्लीट हो चुकी है और काम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
अब अगर हम करंट स्केड्यूल की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पहली शिप है ये 2025 के मध्य तक डिलीवर कर दी जाएगी, जबकि जो सेकंड शिप है ये एक निश्चित समय अंतराल में बाद में भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगी। माना जा रहा है कि जो थर्ड शिप है ये 2026 के मध्य तक डिलीवर कर दी जाएगी और इस प्रकार अगस्त 2026 तक इस प्रोग्राम को अंतिम रूप देने की जो तैयारी है वो करी गई है। और इस समय GRSC इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वो तय किए गए समय सीमा के अंतर्गत ही ये जो शिप है वो डिलीवर कर देंगे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम प्रोजेक्ट अल्फा की बात करें तो ये भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा होगा और ये वॉरशिप्स अब धीरे धीरे तैयार हो रही हैं भारतीय नौसेना की सर्विस को ज्वाइन करने के लिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय वायुसेना अपनी फायर पावर को एनहांस करने के लिए तकरीबन 500 की संख्या में गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जो कि स्वदेश निर्मित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, इनकी खरीद को पूरा करने वाली है। दरअसल ये बॉम्ब्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए गए हैं। गौरव एक LRGB है, यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब है या ग्लाइड बॉम्ब है, जो कि एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है और ये एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, वो भी हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ। अब अगर हम बात करें गौरव LRGB की तो इसमें विंग्स दी गई हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है ये 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में भारतीय वायुसेना के जो कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है ये सेफ डिस्टेंस से एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। इन बॉम्ब्स को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो कि डिजिटल कंट्रोल के साथ में आते हैं। और जो गौरव LRGB है ये बेसिकली पिन पॉइंट एक्यूरेसी को प्रॉमिस करता है और ऐसे में जो कोलैटरल डैमेजेस के चांसेस हैं ये काफ़ी कम हो जाते हैं। ये बॉम्ब अपने साथ कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो टारगेट्स हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं, जिसमें एनिमी की एयरफील्ड हो गई, बंकर हो गए, हार्डन स्ट्रक्चर हो गए। और अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो इन्हें सुखोई 30 MKI और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। बेसिकली भारतीय वायुसेना की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। इन बॉम्ब्स को अडानी डिफेंस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इनकी लेंथ 4.02 मीटर्स की है, विंग स्पैन 3.4 मीटर्स का है, इसका डायमीटर 620 मिलीमीटर का है, वजन तकरीबन 1000 किलोग्राम है, इसकी रेंज 80 किलोमीटर से ज़्यादा की है और अगर हम वॉरहेड की बात करें तो ये PCB वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान इसी वर्ष मार्च के महीने में पूरी कर ली गई थी और ये माना जा रहा था कि मई तक ये इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कुछ एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो मॉडिफिकेशन है उनकी डिमांड की गई थी, जिसके चलते अभी तक डिलीवरी हो नहीं पाई है। लेकिन अब मीडिया सोर्सेज में बताया जा रहा है कि अगले महीने हमें तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है ये होती दिखाई पड़ेगी और जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में ये जो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। आपको बताते चलें कि जो पहला डिप्लॉयमेंट होगा ये राजस्थान के नाल एयरबेस में होगा, उसके बाद नाली एयरबेस गुजरात में हमें ये एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे और क्रमशः ये चीन और पाकिस्तान की सटी जो सीमाएं हैं वहां पर अपनी सर्विस देंगे और इनके कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी होगी कि MiG-21 और MiG-27 जाने के बाद जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का ये काम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।